प्यारे बच्चों, आज के इस मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सेट की परिभाषा अर्थात समुच्चय की परिभाषा को हम लोग देखेंगे और एनसीईआरटी क्लास 11th का मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि सेट कहते किसको हैं। सेट को हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। तो समुच्चय कहते किसको हैं? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, सेट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब वो अच्छे तरीक़ा से परिभाषित होना चाहिए। और वेल डिफाइंड किसका होगा? संग्रह होगा। ये संग्रह का मतलब हम लोग कलेक्शन करेंगे, जमा करेंगे बच्चों। किसको जमा करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को। तो हमको ध्यान देना है बच्चों कि सेट क्या है। सेट इज अ वेल डिफाइंड, अच्छे तरीक़ा से सुपरिभाषित तरीके से संग्रह है, जमा किया गया है। किनको जमा किया गया? ऑब्जेक्ट्स को। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अर्थात सेट जो है, समुच्चय जो है बच्चों, वो सुपरिभाषित संग्रह है वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट्स का। ओके, अब आइए बच्चों, इस सेट में हम लोग कुछ नोट्स हैं जिनको कि ध्यान में रखना है। जब भी हमको सेट्स को रिप्रेजेंट करना होगा, डिनोट करना होगा, तो हम लोग इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट लेटर्स को यूज करेंगे। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को जब भी आपको दर्शाना हो बच्चों, तो हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर ए, कैपिटल लेटर बी, सी, इस तरह के कैपिटल लेटर्स को यूज करेंगे सेट्स को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। अब उस सेट्स के अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे बच्चों, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलचाल की भाषा में ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और या तो बोलते हैं मेंबर्स ऑफ अ सेट, सेट के सदस्य। वस्तु बोल सकते हैं बच्चों, अवयव बोल सकते हैं, या उस सेट के सदस्य बोल सकते हैं। ये सभी क्या है? सिनोनिम्स है, अर्थात पर्यायवाची हैं। ये तीनों नाम एक ही है बच्चों। आप बोलचाल की भाषा में किसी को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स टर्म्स। ओके बच्चों, अब हम लोग सेट के अंदर जो सदस्य होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, या उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर्स को यूज करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। वो स्मॉल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आप जानते हैं, ए, बी, सी, इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं सेट के सदस्यों को दर्शाना हो तब। ओके बच्चों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट से बच्चों, यदि सेट ए के सदस्य को दिखाना हो कि कोई वो सेट ए का सदस्य है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इफ स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए। आपके पास बच्चों एक कैपिटल ए, एक सेट है आपके पास, और उस सेट का एक सदस्य है आपका स्मॉल ए। ओके बच्चों, कैपिटल ए आपका सेट दिया गया है, और उसी कैपिटल ए सेट का एक लेटर, एक आपका एलिमेंट है जो कि स्मॉल ए से दर्शाया गया है। तो इस बात को हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे? तो वी से दैट, हम लोग कहते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, कि स्मॉल ए जो है वो बिलोंग्स करता है ए को। और इसको लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये जो सिंबल है बच्चों, ये ग्रीक सिंबल है, इसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं। और ये जो ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। हियर द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द फ्रेज बिलोंग्स टू। अर्थात बच्चों, कोई एक एलिमेंट स्मॉल ए सेट ए का यदि अवयव होगा, या उस सेट ए के अंदर में होगा, या उसका एक सदस्य होगा, तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात स्मॉल ए सेट ए में है। इसको हम लोग ऐसा समझेंगे। और यदि कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो इसका सदस्य नहीं है। बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। यदि बी सेट ए का सदस्य नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैसे बच्चों? वी से दैट कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तब हम लोग बोलेंगे कि बी ए को बिलोंग्स नहीं करता है। और इसको लिखना होगा, तो ये जो बिलोंग्स टू का सिंबल है बच्चों, एप्सिलॉन का सिंबल है, इस एप्सिलॉन के सिंबल को हम लोग काट देंगे इस तरह से। वी राइट
बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीका का सिंबल को हम लोग यूज करेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों इस परिभाषा को यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को बनाते हैं। आइए बच्चों अब सेट का जो हम लोगों ने परिभाषा सीखा उस परिभाषा को यूज कर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। नीचे बहुत से क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सेट्स का उदाहरण है कौन नहीं है। आप जो भी कारण देंगे बच्चों और जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर यदि सेट है तो आपको जस्टिफाई करना होगा, नहीं है तो भी जस्टिफाई उसका कारण बताना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ही नंबर को उठाते हैं। इसमें लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल, आप कलेक्शन कर रहे हैं बच्चों, संग्रह कर रहे हैं, ऑफ ऑल द मंथ्स, वो सारे मंथ्स का कलेक्शन कर रहे हैं, ऑफ ईयर में बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो कि जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, इस तरह का ब्रैकेट। जे से स्टार्ट होने वाला पहला मंथ आप लिख ले बच्चों, तो इसमें पहला मंथ आपका जनवरी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप और आगे सोचे बच्चों, फरवरी इसका सदस्य नहीं होगा, मार्च वो भी नहीं होगा, अप्रैल वो भी नहीं होगा, मई वो भी नहीं होगा बच्चों, लेकिन जून इसमें आ जाएगा, जून इसका सदस्य होगा बच्चों। जून के बाद नेक्स्ट है जुलाई, तो जुलाई भी इसका सदस्य होगा बच्चों। उसका जुलाई के बाद बच्चों अगस्त, सितंबर नहीं होगा, अक्टूबर भी नहीं होगा, नवंबर भी नहीं होगा, दिसंबर भी नहीं होगा। हम लोगों को पता है बच्चों कि पूरे ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, और उन ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले यही 3 मंथ्स है बच्चों। तो ये जो परिभाषा है बच्चों, ये वेल डिफाइंड परिभाषा है। ये जो कलेक्शन का ये जो संग्रह कर रहे हैं, ये संग्रह जो है वो वेल डिफाइंड है, बहुत ही अच्छी तरीके से परिभाषित है। इसीलिए हम लोग बोल पा रहे हैं कि इस कलेक्शन में केवल 3 ही मंथ्स आएगा, जिनका नाम होगा जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये कलेक्शन बच्चों बहुत ही वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। इसके सदस्य, इसके जो अवयव है, जो एलिमेंट्स हैं, वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से परिभाषित है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए यह सेट का उदाहरण होगा। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, तो इसका जवाब होगा यस। यह आपका पहला जो क्वेश्चन है वो सेट का उदाहरण है। और उसका कारण क्या होगा, क्योंकि इस सेट में, इस संग्रह में 3 मंथ्स आएगा, एक होगा जनवरी, दूसरा जून और तीसरा होगा जुलाई। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सितंबर इस सेट का सदस्य है या नहीं, तो तुरंत आप बोलेंगे नहीं, सितंबर इस सेट का सदस्य नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए जून इस सेट का सदस्य है या नहीं, तो तुरंत आप जवाब देंगे यस, जून इस सेट का सदस्य है। ये क्यों हो पा रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो संग्रह है, ये जो कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड है, बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित वस्तुओं का ये संग्रह है। ओके बच्चों, अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, ये अपने आप में जो वर्ड है बच्चों, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब ये अपने आप में अपरिभाषित है, ये अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप किसको मोस्ट टैलेंटेड के कैटेगरी में रखेंगे और किसको नहीं रखेंगे, ये कोई क्राइटेरिया यहाँ फिक्स्ड नहीं है। कोई मुंशी प्रेमचंद को मोस्ट टैलेंटेड में रख सकता है, कोई नहीं भी रख सकता है, यहाँ कंफ्यूजिंग है। सो ये जो शब्द है वो अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। तो बच्चों ये जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स वर्ड है, ये अपने आप में अपरिभाषित है, वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि कौन मोस्ट टैलेंटेड राइटर है और कौन नहीं है। किसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, मुंशी प्रेमचंद, ये सब मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे, और किसी के नजर में हो सकता है कि वो इनको मोस्ट टैलेंटेड नहीं भी माने। सो ये कंफ्यूजिंग है बच्चों, इसलिए यह जो संग्रह है, ये जो कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा। सो यह सेट का उदाहरण नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह सेट का एग्जाम्पल नहीं है, और इसका रीजन को इस तरह से हम लोग जस्टिफाई करेंगे। ओके बच्चों,
अब आइए इसी का हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। इस बार हमको टीम बनानी है बच्चों, किनकी बनानी है? 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का बनाना है, वो भी पूरे वर्ल्ड का। तो अगेन बच्चों, जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है, ये जो वर्ड है ये अपने आप में अपरिभाषित है, यह सुपरिभाषित नहीं है, यह वेल डिफाइंड नहीं है। अब किसको आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मानेंगे? जो इंडिया का होगा वो सचिन तेंदुलकर को हो सकता है बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन माने, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा तो वो डॉन ब्रैडमैन को बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन माने, कोई वेस्ट इंडीज का होगा तो ब्रायन लारा को बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मानेगा। तो यहाँ कंफ्यूजिंग है बच्चों कि ये जो हम लोग टीम बना रहे हैं, टीम का मतलब कलेक्शन कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। किनको जमा कर रहे हैं? बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को। तो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का कोई क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया है। सो अगेन ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा बच्चों। हाँ, इसी क्वेश्चन को आप सेट बना सकते हैं बच्चों, यदि इसी में बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के जगह पर ये उसको वेल डिफाइन कर दिया जाए कि ऑल क्रिकेट बैट्समैन हु हैव स्कोर्ड सेंचुरी इन हिज फर्स्ट वनडे मैच, कि उन्होंने पहले वनडे मैच में सेंचुरी लगाया हो, तो फर्स्ट वनडे मैच में सेंचुरी लगाया हो वो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। तो उसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं है बच्चों, वो रिकॉर्डेड है हमारे रिकॉर्ड में कि किन्होंने पहले वनडे मैच में 100 सेंचुरी लगाया। और यदि हम उनको बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन माने, यदि एग्जामिनर के द्वारा ऐसा दिया गया हो, तब वो सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में भी यदि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स में ये दे दिया जाए कि उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं या 5 किताबें लिखी है, वही मोस्ट टैलेंटेड है। यदि नंबर ऑफ बुक्स को फिक्स कर दिया जाए या कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होने के, तब वो सेट का उदाहरण होगा। अदरवाइज केवल इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो इसको हम लोग वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलेंगे, अर्थात ये सेट नहीं होगा। लेकिन मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स को यदि वेल डिफाइंड बनाना है तो वहां हमको कुछ क्राइटेरिया वेल डिफाइंड करना होगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया कि जिन्होंने 5 किताबें लिखी हो, तब वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को भी वेल डिफाइन करने के लिए जिन्होंने टेस्ट मैच में फर्स्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाई हो, तो वो वेल डिफाइंड कहलाएगा और उस केस में वो सेट बन सकता है। अगर वैसे वेल डिफाइंड नहीं है तो इस तरह का जो कलेक्शन होगा बच्चों, वो सेट का उदाहरण नहीं होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बच्चों आप लोग अपने अपने क्लास के बारे में सोचिए, तो आपकी क्लास में देखेंगे जो बॉयज हैं वो वेल डिफाइंड है। जितने भी बॉयज हैं आपके क्लास में, हर एक का अपना एक आइडेंटिटी है, हर एक के मदर फादर अलग हैं और उनकी एक अपनी पहचान है, हर बच्चा यूनिक है। तो ये जो कलेक्शन होगा बच्चों वो वेल डिफाइंड है और वेल डिफाइंड होने की वजह से यह सेट का एग्जाम्पल होगा, यह यस कहलाएगा। अब जिस आपके क्लास का जो भी स्ट्रेंथ होगा बच्चों, मान लीजिए 40 का क्लास है आपका, उसमें आपका 20 बॉयज हैं, तो वो 20 बॉयज का जो आइडेंटिटी है वो यूनिक है, हर एक का पहचान अलग है, नाम पता अलग है, हर एक का माता पिता अलग है, हर एक का वेट अलग है, हर एक का आइडेंटिटी अलग है, हर कोई यूनिक है। तो वैसे केस में यह सेट का एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि यह जो कलेक्शन है वो अच्छी तरीका से परिभाषित है। आइए अब हम लोग बच्चों इसी का क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स उपन्यास जो लिखे गए हैं उसका कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइन है बच्चों, क्योंकि हर कोई मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानता है और उन्होंने क्या क्या नॉवेल्स क्या क्या उपन्यास लिखे हैं वो फिक्स्ड हैं, वो निश्चित है, वो वेल डिफाइंड है, अच्छी तरीका से लिखा हुआ है, इतिहास में दर्ज है, जिसकी वजह से यह जो कलेक्शन होगा बच्चों वो सेट का उदाहरण कहलाएगा। यस, ये होगा वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट है बच्चों द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप पहला चैप्टर बना रहे हैं बच्चों 1.1, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी फिक्स्ड हैं और वेल डिफाइंड है, हर क्वेश्चन यूनिक है बच्चों। और आपको कोई भी क्वेश्चन देकर पूछा जाए यह क्वेश्चन आपके चैप्टर में है या नहीं, तो कहीं भी कंफ्यूजिंग नहीं है, आप आसानी से बता सकते हैं कि हाँ वो क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में है या नहीं है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, अर्थात इसका मतलब है कि वेल डिफाइंड है, वो अच्छी तरीके से परिभाषित है।
और अच्छे तरीके से परिभाषित है तो इस तरह का जो कलेक्शन है वो सेट का उदाहरण कहलाएगा। यस, इट इज अ सेट। ओके बच्चों, लास्ट आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं, फर्स्ट का ही। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं। तो अगेन बच्चों, ये जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं ये अपने आप में वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? अब एक सपेरा के लिए बच्चों जो सांप होता है वो उसका रोजी रोटी होता है, उसके लिए वो खिलौना होता है, खिलौने की तरह वो ट्रीट करता है, उसकी वो देखभाल करता है। और एक सपेरे के लिए सांप डेंजरस एनिमल नहीं है, लेकिन कॉमन पीपुल के लिए वो एक सांप जो होता है, कोबरा जो होता है सांप, वो एक डेंजरस एनिमल है। तो यहाँ कंफ्यूजिंग है, किसी पर्सन के लिए कोई एनिमल डेंजरस है और किसी के लिए वो डेंजरस नहीं है। सो अगेन इस तरह का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। और इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के बचे हुए बाकी क्वेश्चंस को आप अपने खुद से बनाएं। ओके, आइए बच्चों अब कुछ इंग्लिश अल्फाबेट्स, वेल नोन इंग्लिश अल्फाबेट्स मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बारे में हम लोग थोड़ा परिचित हो जाते हैं। हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं एन, कैपिटल एन यूज कर रहे हैं सेट के लिए। किस सेट के लिए बच्चों? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्या हम लोग पहले से ऑलरेडी पढ़े हैं बच्चों, गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अर्थात ये क्या हो गया बच्चों? इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे और गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से। इसके अंदर में सदस्य जो आएंगे 1 2 3 इस तरह से एंड सो ऑन आएंगे बच्चों। ओके, ये हो गया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके लिए हम लोग कैपिटल एन सेट के लिए यूज करते हैं। दूसरा है बच्चों डब्ल्यू, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय के लिए बच्चों इसमें प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में बच्चों एक और नंबर ऐड कर दीजिए 0, तब ये बन जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स। तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से नेक्स्ट सिंबल है बच्चों जेड। जेड जो कैपिटल सिंबल यूज किया जाता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक में बच्चों जितने भी आपके ये गिनती की संख्या है पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसमें माइनस साइन दे दें और 0 को इसमें इंक्लूड कर दें। अर्थात इसमें 0 आएगा, इसके अलावा +1 भी होगा और -1 भी होगा। उसी प्रकार से +2 भी होगा और -2 भी होगा एंड सो ऑन। तो ये हो गए बच्चों द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। नेक्स्ट सिंबल है बच्चों क्यू, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अब ऑलरेडी आप इसको क्लास 10 से पढ़े हैं बच्चों, परिमेय संख्याओं का समुच्चय उस सेट को बोलते हैं। इसमें हम लोग वो सारे एक्स को रखेंगे बच्चों सच दैट जो क्या हो पी बाई क्यू के रूप में होंगे, पी बाई क्यू के रूप में होंगे, जहां की क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पी बाई क्यू डिफाइन ही नहीं होगा। और पी और क्यू कहां से लिए गए होंगे बच्चों? पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होंगे, बिलोंग्स टू जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक। तो पी बाई क्यू के रूप का कोई भी संख्या होगा बच्चों तो वह कहलाएगा परिमेय संख्या। और इस तरह का जितना भी कलेक्शन होगा, जितने भी संख्याएं होंगी, उन सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग बोलेंगे द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। इसमें बच्चों क्या क्या आ जाएगा वो एक एग्जाम्पल कुछ आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में पी के जगह हम लोग इंटीजर्स ले लिए 1 और क्यू के जगह 2 ले लिए, तो ये एक परिमेय संख्या बन गया। पी के जगह ले लिए -3 और क्यू के जगह 7 ले लिए, ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। पी के जगह पर हम लोग ले लिए 4 और क्यू के जगह पर ले लिए -9, तो ये भी एक परिमेय संख्या का रेशनल नंबर का एग्जाम्पल्स हो गया बच्चों ये सब। ओके, इसके बाद है बच्चों द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। इसके लिए हम लोग किसी किसी बुक में टी और किसी किसी बुक में कैपिटल आई सिंबल भी यूज किया जाता है बच्चों। तो जो संख्याएं इस फॉर्म में पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाएंगी बच्चों, वो आपके हो जाएंगे इरेशनल नंबर्स। ओके, या फिर आप यदि दूसरा परिभाषा में जाएंगे बच्चों
या बच्चों यदि वो सारी संख्याएं जिनका कि यदि दशमलव में विस्तार किया जाए और वो अगर दशमलव में विस्तार करके लिखा जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो समाप्त कभी हो ही नहीं और रिपीट भी नहीं करता हो, तो वैसे संख्याओं के समुच्चय को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो इसमें जनरली आपका आ जाएगा बच्चों √2, √3, इस तरह की संख्याएं पाई। ये संख्याएं क्या है बच्चों, इनको यदि आप दशमलव में लिखेंगे तो ये कभी समाप्त नहीं होगा और वो रिपीट भी नहीं करेगा, दोहराएगा भी नहीं बच्चों। जबकि परिमेय संख्या को यदि आप दशमलव में लिखेंगे बच्चों तो दो तरह का होगा। एक तो होगा बच्चों कि कुछ अंकों के बाद वो समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेटिंग करेगा एक, या दूसरा होगा बच्चों अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिपीटिंग जरूर नेचर का होगा, वो रिपीट जरूर करेगा बच्चों। इसमें जैसे आप इसमें आप लेते हैं 1/3 को लेते हैं बच्चों, तो 1/3 क्या है आपका, 1/3 नॉन टर्मिनेटिंग है, समाप्त नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा बच्चों। ऐसे संख्याओं को हम लोग रेकरिंग नंबर्स भी बोलते हैं। जबकि 1/2 क्या हो जाएगा, 0.5, ये टर्मिनेटिंग होगा। इसका दशमलव में विस्तार करेंगे बच्चों तो ये टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। और 1/3 का यदि हम दशमलव में विस्तार करेंगे तो ये 3 बार बार आता जाएगा बच्चों, तो इसको हम लोग 0.3 का रेकरिंग बोलते हैं, रेकरिंग नंबर्स बोलते हैं बच्चों परिमेय संख्या में। तो यदि संख्याओं का दशमलव विस्तार किया जाए और वो टर्मिनेटिंग हो, जैसे 1/2 हुआ, अथवा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अर्थात वो रेकरिंग टाइप का नंबर हो, तो वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं बच्चों। और उन संख्याओं का जो संग्रह है वह उस संग्रह को, उस कलेक्शन को हम लोग क्यू लेटर से दर्शाते हैं बच्चों। और वो सारी संख्याएं जिसका दशमलव में जो विस्तार करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। और उन इरेशनल नंबर के फैमिली को, उनके परिवार को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। और यदि बच्चों रेशनल और इरेशनल नंबर्स के फैमिली को मिला दिया जाए तो जो नया फैमिली तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो R = आ जाएगा बच्चों, उसमें दोनों मिल जाएंगे, Q भी हो जाएगा और T, सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को मिला देंगे तो जो फैमिली तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम लोग रियल नंबर पर दर्शाते भी थे बच्चों, इधर -∞ और इधर +∞ के बीच में जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं रियल नंबर से, उनको संख्या रेखा पर हम लोग दर्शाना जानते हैं। नीचे के क्लासेज में हम लोग सीख चुके हैं। अब आइए बच्चों कुछ और सिंबल है। जेड के ऊपर में अगर प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। इसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया बच्चों, 1, 2, 3। तो ये कोई और नहीं बच्चों, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी यही है बच्चों, 1, 2, 3। तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर कोई और नहीं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। उसी प्रकार से Q प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसमें जब भी रेशनल नंबर लेंगे बच्चों वो पॉजिटिव होने चाहिए। आप ऊपर के एग्जांपल में देखिए, यहाँ दो जगह पर आप निगेटिव भी लिए बच्चों, -3/7, यहाँ -9, 4/-9 जो लिखे ये निगेटिव रेशनल नंबर भी है उसमें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आएंगे इस फैमिली में। और आखिरी है बच्चों द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें हम लोग केवल पॉजिटिव रियल नंबर्स को लेंगे, जो धनात्मक रियल नंबर्स होंगे उन्हीं को लेंगे बच्चों। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों, जो इंटीजर्स का फैमिली में हम लोग 0 लिख रहे हैं, वो 0 हमारे जेड प्लस में नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि धनात्मक में 0 को क्या है कि ना हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स में रखते हैं और ना ही निगेटिव इंटीजर्स में रखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जेड प्लस में भी नहीं आएगा और जेड माइनस में भी नहीं आएगा बच्चों। यदि आप जेड माइनस सेट लिखना चाहते हैं, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, इसमें क्या करेंगे, जितने भी गिनती की संख्या है सभी में माइनस लगा देंगे, -1, -2, -3। लेकिन देखिए बच्चों इसमें भी 0 नहीं आता है, अर्थात 0 इज नाइदर निगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर। ना ही वो निगेटिव इंटीजर है और ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। सेकंड नंबर, लेट ए एक सेट है जिसके सदस्य हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 सदस्य दिए गए हैं। हमको इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, जो सही जो उचित सिंबल है उसको आपको इंसर्ट करना है, डालना है। क्या क्या सिंबल है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन और डज नॉट एप्सिलॉन, इन द ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
इनमें आपको वो सिंबल पुट करना है बच्चों। तो आप अब देखिए बच्चों 5 इस सेट का सदस्य है या नहीं, तो 5 आपको इसमें दिख रहा है बच्चों, तो ये बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ हम लोग बिलोंग्स का सिंबल लिख देंगे। इसके बाद 8 इस सेट में आप देखिए खोजिए बच्चों, इसमें आपको 8 मिल रहा है या नहीं, नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है। 0 आप सेट ए में खोजिए बच्चों, 0 दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कि ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से 4 को देखिए बच्चों, 4 इसमें मिल गया आपको, तो 4 को बोलेंगे कि 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए को बिलोंग्स कर रहा है, 4 ए का सदस्य है। 2 देखिए बच्चों 2 ए में है या नहीं, तो 2 ए में है, तो हम लोग इसको बिलोंग्स टू लिखेंगे, 2 ए में है या 2 बिलोंग्स टू ए। 10 को देखिए बच्चों 10 इसमें नहीं है, तो 10 को लिखेंगे 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके बच्चों, अब हमारा टॉपिक आता है कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। एक सेट को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने के लिए क्या मेथड है हमारे पास। तो 2 मेथड है बच्चों। पहला मेथड का नाम है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म बोलिए या टेबुलर फॉर्म। तो ये होता क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बच्चों, जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी अवयव होंगे, उन सभी को लिस्टिंग करना है, उनका लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने में कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सारे एलिमेंट्स को लिख देना है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, कॉमा द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास। 2 एलिमेंट के बीच में किसका इस्तेमाल करना है, कॉमा का इस्तेमाल करना है बच्चों। एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। और जितने एलिमेंट्स आप लिख लेंगे बच्चों, तो उनको बंद कर देना है, इनक्लोज कर देना है। किनके बीच में, ब्रेसेस, ब्रैकेट की मदद से बंद कर देना। ब्रेसेस के मतलब क्या होगा बच्चों, ये कर्ली ब्रैकेट, इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर से बंद कर देंगे। इस ब्रैकेट को यूज कर उन एलिमेंट्स को बंद कर देना है। इस तरह से आप यदि लिस्टिंग करेंगे बच्चों, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट बना के लिख देंगे, तो उस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। आइए बच्चों, इस डेफिनेशन पर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, अर्थात इसमें जो जो एलिमेंट्स होंगे उन सभी एलिमेंट्स का लिस्टिंग करना है। तो आइए, हमारा क्वेश्चन दिया ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, उन सभी एक्स का संग्रह है बच्चों, सच दैट, इस प्रकार से इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट बच्चों, सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है बच्चों, पूर्णांक है। एंड एक्स क्या होना चाहिए, -3 और 7 के बीच में। तो याद कीजिए बच्चों, जो नंबर लाइन हम लोग पढ़े हैं, उस नंबर लाइन में क्या होता है, आप -3 को दिखा दिए बच्चों, तो -3 के जस्ट राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इंटीजर -2 आएगा, फिर क्या आएगा -1, उसके बाद फिर क्या आएगा 0, फिर 1, 2, इस तरह से बढ़ते जाए बच्चों, 3, 4, 5, 6 और देन 7 एंड सो ऑन। और इसको चाहे आप आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों, -3 ये वाला और ये 7 ये वाले, इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी पूर्णांक संख्याएं बच्चों, उन सभी का कलेक्शन करना है, सभी का लिस्टिंग करना है। तो लिस्टिंग के लिए हम ब्रेसेज यूज किए बच्चों, कर्ली ब्रैकेट, और उसमें सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिए। पहला हो गया मेरा -2, फिर हो गया -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 इसमें इंक्लूड नहीं होगा बच्चों, क्योंकि 7 से छोटा लेना है। -3 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -3 से बड़ा लेना है। तो ये हो गया बच्चों लिस्टिंग, हमने लिस्ट बना दिया। लिस्ट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, और हर एक 2 अवयव के बीच में कॉमा का यूज करना है, और उसको ब्रेसेस से बंद करना है। ब्रेसेस को स्टार्ट करना है कर्ली ब्रैकेट को, और कर्ली ब्रैकेट से बंद भी कर देना है। इसी तरह बच्चों हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर 3 का एक और क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ई इज इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स यूज हो रहे हैं बच्चों, उनका कलेक्शन करना है, उसका सेट बनाना है। तो सेट के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज किए। उसमें चलिए अब लेटर्स लिखते हैं बच्चों। पहला लेटर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टी, टी के बाद नेक्स्ट लेटर दिख रहा है आर, आर के बाद दिख रहा है आपको आई बच्चों, आई के बाद हो गया आपका जी, जी के बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका ओ के बाद नेक्स्ट है आपका एन। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ओ फिर से दोहराया जा रहा है। तो बच्चों जब भी आप रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं,
तो एक एलिमेंट यदि दोहराया जाएगा तो उसको 2 बार नहीं लिखना है, 2 या 2 से ज्यादा बार यदि वो रिपीट हो रहा है तो उसको लिखना एक ही बार है बच्चों, दोहराना नहीं है। अगर दोहराते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ओके, तो वो ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे। एम नेक्स्ट है बच्चों, नहीं लिखे हम लोग, लिखेंगे। एम के बाद है हमारा बच्चों यहाँ पर ई भी नहीं लिस्टिंग किए हैं तो ई को लिखेंगे। टी, तो टी ऑलरेडी लिस्टिंग कर चुके हैं बच्चों, तो टी को हम लोग दोहराएंगे नहीं। ओके, आर भी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं बच्चों, तो हम लोग फिर से दोहराएंगे नहीं। वाई हम लोग नहीं लिखे हैं बच्चों, तो वाई को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट के अंतर्गत बच्चों सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में हम लोग करते क्या है बच्चों, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, उन एलिमेंट्स में एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उनमें एक गुण होता है बच्चों। वो जो गुण होगा उस सेट के बाहर वाले एलिमेंट में नहीं होगा, विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। ओके बच्चों, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, उसमें कुछ ना कुछ एक गुण होगा। उस गुण को आपको ढूंढना है और उसको लिखना है बच्चों। और उस गुण का ये ख्याल रखना है बच्चों कि वो जो गुण होगा उसी सेट के केवल एलिमेंट्स में होना चाहिए, उस सेट के बाहर के किसी भी एलिमेंट्स में वो गुण नहीं मिलना चाहिए। आइए बच्चों इसको हम लोग एक एग्जांपल से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ एक सेट दिया हुआ है बच्चों 3, 6, 9, 12। ये ऑलरेडी आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है बच्चों, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसमें आपको एक प्रॉपर्टी ढूंढनी है बच्चों, आखिर हो क्या रहा है। हो ये रहा है बच्चों कि आपका नंबर लिखा जा रहा है 3 इंटू 1 3 हो रहा है, 3 इंटू 2 6 हो रहा है, 3 इंटू 3 9 हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है 3 इंटू 4 आपका 12। तो नंबर इस रूप में लिखे गए हैं बच्चों। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी इसमें ढूंढते हैं कि इसमें वो सभी एक्स को लिखेंगे सच दैट कि एक्स क्या होगा, वो 3n टाइप का होगा। 3n, 3 गुना n, और n क्या होगा, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n प्राकृत संख्या होगा। प्राकृत संख्या कौन कौन, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। लेकिन प्राकृत संख्या उसके आगे भी है बच्चों, इसलिए हमको प्राकृत संख्या पर रोक लगाना होगा। तो रोक क्या लगाएंगे बच्चों, और हम लोग लिख देंगे एंड, और उसमें लगा देंगे रोक कि n का जो मान होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से प्राकृत संख्या शुरू होगा, और लेस देन इक्वल टू 4, 4 से ज्यादा हम लोग नहीं जा सकेंगे। अब ये अगर आप प्रॉपर्टी को ढूंढ लिए बच्चों और लिख दिए, तो ये प्रॉपर्टी केवल इसी सेट के एलिमेंट्स में है। इसके बाहर के एलिमेंट, जैसे इसके बाहर में एलिमेंट है 13, 15, उसमें ये गुण नहीं है। 15 में 3 गुना 5 है, जो कि इसमें आ नहीं रहा है। 13 को आप इस रूप में लिख नहीं सकते, इसीलिए परिभाषा लिखा गया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जो भी एलिमेंट्स होंगे सेट के, पोजेज अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। उसमें एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी आपको ढूंढना है, विच इज नॉट पोजेज, जो कि नहीं होना चाहिए किसमें, बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। उस सेट के बाहर के किसी भी एलिमेंट में वो गुण नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, आइए उसी तरह से एक और एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 4, 9, 100 इस तरह से लिखा गया है बच्चों। तो इसका मतलब क्या, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपका 4 बच्चों। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, एंड सो ऑन। उस तरह से 10 का स्क्वायर बच्चों, तो आपका क्या होगा 100। यहाँ जो नंबर से बच्चों वो इस रूप में है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इस प्रकार से कि एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा। n क्या हो गया यहाँ पर, प्राकृत संख्या हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। अभी नेचुरल नंबर तो और भी आगे जाएगा, 10 के आगे भी, इसको रोक लगाना होगा बच्चों। तो एंड, और उसमें लिख देंगे एंड, इस n के बारे में लिख देंगे n क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और लेस देन इक्वल टू 10, 10 से आगे नहीं जाएंगे बच्चों, और इसको रोक लगा दिए। तो अब ये जो गुण हमने ढूंढ कर लिख दिया बच्चों, तो ये केवल इसी सेट के सदस्यों में है। इसके बाहर का कोई भी सदस्य, जैसे 99 को इस रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। इसके बाहर में जैसे बच्चों आपका 10 के बाद 11 का स्क्वायर 121 होता है, लेकिन 121 इसमें नहीं आएगा। अर्थात इस सेट के अंदर में
ये जो गुण आपने लिखा है ये गुण इसके बाहर के एलिमेंट्स में नहीं है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों किसी भी सेट को लिखने का दो तरीका है। एक तो हो गया आपका रोस्टर फॉर्म या उसको टेबुलेशन फॉर्म बोलते हैं, और ये दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म बच्चों। तो इस तरह से बच्चों सेट के कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट को यूज कर आप एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। उसके बावजूद आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।